हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ठीक है। करंट कैरिंग रिंग थी हमारे पास और उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। एंड देन हमने क्या किया था, सेंटर पे उसको अप्रोक्सीमेट किया था कि उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। सो इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था, जो रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारा रिंग की वजह से और इसके सेंटर पर हमने कितना निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। उसके लिए एक्स जीरो कर दिया था हम, ठीक है। ये एक्स जीरो हो गया था तो यहां पर आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में कवर अप कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के कुछ टॉपिक्स डील करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। एंड देन जो रूल्स फाइंड आउट हैं, जो रूल्स हैं हमारे पास टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, वो हम लोग देखेंगे। एंड देन फिर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पे मूव करेंगे, राइट। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर हमारे पास ये रिंग थी, सपोज दिस इज द रिंग, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो हमारी फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस का पैटर्न यहां पर हमें देखना है। तो आपको पता है कि भाई अगर इसमें करंट हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, डिपेंडिंग ऑन दिस डायरेक्शन ऑफ द करंट, हम यहां पर बहुत आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब उसके लिए हमारे पास एक रूल है, तो क्या हम फाइंड करेंगे, रूल्स देख लेते हैं। रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम यहां पर देखो। अगर मैंने बोला कि यहां सपोज करो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता है, तो हमें करना क्या है कि हमें राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करना है। राइट हैंड थंब रूल क्या था, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा फिंगर्स है, इनका जो कर्ल है, उनको हम क्या करेंगे, इस करंट की डायरेक्शन में कर्ल कराएंगे। फाइन, करंट की डायरेक्शन में कर्ल कराएंगे। तो अगर हम देखते हैं भाई ये हमारे पास रिंग है, सपोज दिस, और ऐसे हम इस तरह से कर्ल कराएं, देन व्हाट इज हैपनिंग, दिस थंब इज गोइंग आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द लूप और इसमें हमने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कराया, करंट की डायरेक्शन में कर्ल कराया। देन क्या मिल रहा है आपको, थंब हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा कैसा आएगा, बाहर की तरफ होगा और बाहर से ये इस तरह से टर्न होके एंड देन इस तरह की फील्ड लाइंस बनाएगा, राइट। तो ये इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा एंड इस तरह की फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा, ठीक है। इस तरह की कुछ फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। जो फील्ड लाइंस का पैटर्न आएगा हमारा वो क्या आएगा, लाइक दिस। सो आउटवर्ड डायरेक्शन, सो दिस, एंड सिमिलरली इधर दिस टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पैटर्न विल बी देयर। So that is the field pattern because of this current carrying ring। तो आप इसमें अगर अंदर की तरफ देखते हो तो यहाँ क्या है, इनसाइड द दिस रिंग और इनसाइड द लूप, जो करंट जो फील्ड है हमारा वो क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइंस में है। एंड अगर हम इसी तरह के बहुत सारे लूप्स कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक नया सिस्टम बनेगा। अभी देखेंगे हम वो किस तरह का सिस्टम होगा। तो दैट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब ये रूल तो आपको पता चल गया। कौन सा रूल हमने इस्तेमाल किया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल में क्या आपको पता चला कि अगर हमारे पास सपोज करो एक वायर है ये, ठीक है, जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, और एक लूप है हमारे पास जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम इस राइट हैंड थंब रूल को किस तरह से अप्लाई करेंगे। दोनों के केसेस आप देख लो, यहां पर मैंने बता दिया आपको कि अगर आपके पास एक लूप है तो आप इस लॉ को किस तरह से अप्लाई करोगे, राइट। अब मान लो आपके पास क्या है, एक वायर है, तब भी आपने सेम रूल इस्तेमाल करना, राइट हैंड थंब रूल। अब क्या करना है, इस वायर को आपने होल्ड करना है, ठीक है, और इस तरह से होल्ड करना है कि जो थंब है हमारा ये क्या हो, करंट की डायरेक्शन में हो। तो ये सपोज करो ये हमारे पास वायर है, ठीक है, और ये थंब क्या है हमारा, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ मान लो करंट जा रहा है इसमें, तो ये थंब हो गया ऊपर की तरफ। अब इस वायर को होल्ड करने के लिए फिंगर हमारी जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। सो अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई करंट अगर इस मार्कर में है, इस वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको पकड़ने के लिए मुझे फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कराना पड़ेगा, दिस, so that will be the direction of the magnetic field line. So this will be the circular direction, circular pattern बनेगा, और वो भी कैसा, अभी ये पैटर्न हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और अगर करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा होगा तो पैटर्न कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आप कैसे निकालोगे, यहां पर थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस केस में थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन को वायर के केस में, ठीक है, और जो फिंगर्स का कर्ल है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अच्छा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कर्ल है हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को, और जो थंब है हमारा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी राइट हैंड थंब रूल वही है, सब कुछ वही है। अगर आपके पास एक वायर है, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field lines. And if there is a circular loop or there is a current carrying loop, in that case the curl of the fingers will give you the direction of the current and thumb will give you the direction of the magnetic field. क्लियर। तो ये हमने रूल देखा किसका, करंट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने का। अब हम एक और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो उसके लिए कि कितना फोर्स लगता है किसी भी वायर के ऊपर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर, ठीक है। तो वो हमने निकाला था कि भाई करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगता था दैट वाज IVL साइन थीटा, ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया, इन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास सपोज करो एक वायर है और इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, और कहां फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज दिस इज A point and this is B point, so current is flowing from A to B, ठीक है, A to B डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और मान लो आपके पास एक पॉइंट दे दिया इन्होंने यहां पर, मे बी की दैट पॉइंट इज P, तो इन्होंने कहा कि इस P पॉइंट पर बताओ जो हमारा फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी वजह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। भाई अगर इसमें करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, यहां पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो क्या करेंगे हम, इस थंब को क्या करेंगे ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को हम उस पॉइंट की तरफ देख लेंगे कि भाई जहां हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ कर लिया हम, ठीक है। तो आप यहां पर जो फिंगर्स का जो कर्ल है वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, दैट इज द फील्ड इज इनसाइड। अच्छा, इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरी तरीके से किस तरह देख सकते हैं कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि थंब तो हमें क्या जाए डायरेक्शन में, किसकी, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स हमारी उस पॉइंट की तरफ हो
जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो जो नॉर्मल होगा इस पाम की नॉर्मल, दिस डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नॉर्मल टू द पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बहुत आसान है, जो अभी आपने कैसे निकाला, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको यहां पर फील्ड दे दे पहले से ही लगा के, इसने बोल दिया कि भाई ये वायर है हमारा और इसको हमने मान लो किसी क्रॉस फील्ड में रखा हुआ है। क्रॉस और डॉट फील्ड तो जानते ही हो, क्रॉस फील्ड का मतलब है इनवर्ड और डॉट फील्ड का मतलब है आउटवर्ड। इसका मतलब है इनवर्ड, फील्ड हमारा अंदर की तरफ। क्लियर? और इस वायर को मैंने यहां रख दिया इस तरह से। तो जब ये वायर इस तरह से रखा हुआ है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो अब इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे निकालेंगे? फील्ड की डायरेक्शन तो हम निकाल चुके हैं, कैसे? राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं या फिर राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। दोनों रूल आपको पता है, ठीक है। पाम रूल से निकालोगे तो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक, नॉर्मल टू द पाम हो जाएगा, और थंब रूल से निकालोगे तो जो हमारी फिंगर्स होंगी उनका कर्ल करंट को बताएगा और थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इन दैट केस अब फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इस बी मैग्नेटिक फील्ड से कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा ये कैसे आप निकालोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहां पर फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो हमारी दो फिंगर्स हैं, कौन कौन सी फिंगर, फर्स्ट फिंगर जिसको फोर फिंगर बोलते हैं, और ये मिडिल फिंगर और ये थंब, ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, हम इस तरह से इनको स्ट्रेच करें कि ये तीनों थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन अगर ये हमारा जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है, ये रिप्रेजेंट करे किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये वाली हमारी फिंगर रिप्रेजेंट करे करंट की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर, तो ये जो थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट कंडक्टर। क्लियर? मींस according to this Fleming's left hand rule, if we stretch our left hand in such a way that thumb, first finger and middle finger, all three are perpendicular to each other, and first finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then thumb represents the direction of force applied on the wire. क्लियर? अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई फोर्स कैसे रिप्रेजेंट होगा, किस तरह से निकालेंगे, किस डायरेक्शन में होगा। तो मान लो कि ये वायर है और इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, क्या करना है हमें? करंट कौन सी फिंगर है? मिडिल फिंगर, ठीक है। करंट मिडिल फिंगर सी, और इसको, ये वायर है ऊपर की तरफ है तो इसको मैंने ऊपर कर लिया इस तरह से, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। क्योंकि वायर हमारा ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर जा रहा है इसमें, तो करंट की डायरेक्शन भी ये फिंगर होगी। ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा अंदर। तो आप देखो थंब कहाँ जा रहा है? दिस साइड, थंब दिस साइड जा रहा है। इट मींस इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। क्लियर? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वायर। क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वायर। अब यहीं पर अगर ये आप फील्ड क्रॉस की जगह मान लो डॉट फील्ड लगा देते हैं, ये डॉट फील्ड लगा देते और अब इसको जो है इसमें करंट फ्लो कराते हैं उसी डायरेक्शन में, तो अब क्या होता? ये फिंगर क्या होती है हमारी? करंट की डायरेक्शन बताएगी, तो ये तो ऐसे हो जाएगी। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे हो जाएगी, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थंब किधर जा रहा है? दिस साइड। इट मींस इसके ऊपर जो फोर्स लगता वो इस डायरेक्शन में होता। क्लियर? तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये आपने समझ लिया है। तो आपने एक तो समझा है राइट हैंड थंब रूल एंड एक राइट हैंड पाम रूल, RSTR, ठीक है। और ये दोनों किसके लिए निकाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और जो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसके लिए देखा आपने? ये फोर्स निकालने के लिए देखा। क्लियर? इससे हमने क्या फाइंड आउट किया? फोर्स फाइंड आउट किया। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो। एम्पियर्स सर्किटल लॉ एक ऐसा लॉ है जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछ सकता है या फिर इस लॉ का स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, या इससे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो हम लोग अब डील करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखते हैं क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसको आप एकदम अच्छे से समझ लो। चलिए, तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एम्पियर्स सर्किटल, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ में क्या बताया गया? अब देखो ये लॉ है क्या, पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो इस लॉ में बेसिकली है क्या? एक मॉडिफिकेशन है किसका? बायो-सेवर्ट लॉ का। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है बायो-सेवर्ट लॉ का। तो अब यहां पर बायो-सेवर्ट लॉ में आपने क्या देखा था? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन यहां पर अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये थी कि भाई अगर मान लो हमारे पास डिफरेंट सिमेट्रीज हैं तो हर जगह हम इस लॉ को अप्लाई करके और मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाते थे। राइट, या निकाल भी लेते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था यहाँ इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो इसी डिफिकल्टी को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने क्या किया? ये एक एम्पियर्स लॉ बनाया गया। और इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जैसे गॉस थ्योरम थी, गॉस लॉ जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो गॉस लॉ में क्या बताया गया था कि भाई अगर सपोज करो मेरे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा, तो उन्होंने कहा था, गॉस जी ने कहा था कि जो फ्लक्स पास होगा उस क्लोज सरफेस से वो कितना होगा? दैट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वो स्पेस में रखा हुआ है हमारा चार्ज, देन उन्होंने बोला था कि जो फ्लक्स पास होगा किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस से, उसकी वैल्यू कौन से फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज बाय दैट सरफेस। क्लियर? ये बताया था गॉस थ्योरम में और गॉस लॉ में। बिल्कुल इसी तरह से एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ है। अब इसमें क्या बताया गया, जरा इसको ध्यान से समझो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भाई अगर मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, राइट, इस तरह से कोई क्लोज सरफेस है मेरे पास, एंड इस क्लोज सरफेस में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। सपोज लाइक दिस टाइप ऑफ क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस में क्या हो रहा है? कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर इस क्लोज सरफेस से, इस क्लोज सरफेस या क्लोज बाउंड्री से कुछ करंट पास हो रहा है, तो इसके अराउंड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब जो करंट है हमारा उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, अगर वो आपने कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा रूल दे दिया। इन्होंने कहा कि अगर ये हम बाउंड्री कंसीडर कर लें इसकी, इस क्लोज लूप की ये बाउंड्री कंसीडर कर ली जाए और इसका इस बाउंड्री का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाए, क्यों भाई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, मान लो कुछ हाई करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा कि इस एलिमेंट का एक स्मॉल पार्ट, इस बाउंड्री का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया जाए, लेट अस सपोज हमने एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिया, और इस डीएल की वजह से क्या हो रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है,
कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इस करंट की वजह से, जो हमारा इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, उसका अगर आप लाइन इंटीग्रल कर दोगे, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दोगे ओवर द क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज्ड करंट। दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अगर मान लो हमारे पास कोई एक लूप है, कोई एक बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री है, क्लोज लूप है, और उसमें से कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस बाउंड्री के ऊपर आपने, उस क्लोज लूप के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल कर दोगे ओवर दिस लूप, देन यू विल गेट व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज करंट। अब ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, तो इन्होंने क्या बोला, मैं लिख देता हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द magnetic field over a closed loop is mu naught times to the current enclosed by this loop. क्लियर, so that is the statement of this Ampere circuital law। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, दैट विल बी द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द एनक्लोज्ड करंट। फाइन, अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, और इसी से हम देखेंगे किस तरह से कुछ जनरल सिमेट्रीज के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो और बहुत इजी वे में निकाल सकते हो, राइट। तो अभी हम इसके एप्लीकेशंस डील करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस डील करेंगे, और वहां से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, आप ये मान के चलो, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का बनेगा, राइट। जो एप्लीकेशंस हैं इनसे आप ये मान के चलो, मैं आपको 3 एप्लीकेशंस यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। एक तो लाइन चार्ज की वजह से, एक सोलेनॉइड और एक टॉरॉइड। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 110% आने वाला है, और वो भी 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो आप, और किस तरह से अप्लाई करने वाले हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं मैं, ये स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, और अगर ये फ्री स्पेस नहीं है, सपोज करो जो हमारा करंट कैरिंग लूप है ये किसी अनदर मीडियम में है, इफ इट इज नॉट फ्री स्पेस, इन दैट केस दिस म्यू नॉट कन्वर्टेड इनटू दिस म्यू ऑफ दिस मीडियम, एंड दिस इज आई इनक्लोज्ड, ठीक है। जो आई इनक्लोज्ड है वो तो वही रहेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, जो हमारा म्यू नॉट है ये म्यू एम हो जाएगा, ठीक है, ये म्यू एम हो जाएगा अगर कोई मीडियम है तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस डील करते हैं, और 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो है लाइन चार्ज की सिमेट्री के लिए। सो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेटा यहां पर जो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long current carrying thin वायर की वजह से, ठीक है, थिन वायर की वजह से बात कर रहे हैं। दिस वन इज फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हमने मान लिया कि भाई हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, एंड सपोज सम आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर,
और ये लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर मीन्स क्या है कि इसकी जो लेंथ है ये इसकी रेडियस या फिर इसकी थिकनेस से बहुत ज़्यादा है, मीन्स इन्फिनाइट लॉन्ग भी बोल सकते हो आप। अगर आप इसकी लेंथ को थिकनेस से कंपेयर करोगे तो लेंथ इज टू फार फ्रॉम द थिकनेस ऑफ दिस वायर, राइट। तो अब ये बहुत लॉन्ग वायर है, तो अब हमने क्या करना है, अब आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब हमने सपोज करो आपको दिया गया कि भाई इससे कुछ डिस्टेंस आर पर, सपोज दिस इज द आर डिस्टेंस, एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इसको बायो सेवर्ट से भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बायो सेवर्ट से ये बहुत लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट एम्पियर्स लॉ से ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट ध्यान आपको क्या रखना है, जिस तरह से आपने गॉस थ्योरम में क्या किया था, गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस मैंने बताए थे, तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और उस क्लोज सरफेस को क्या बोलते थे आप, गॉसियन सरफेस बोलते थे। सिमिलरली अगर आपने एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है, अगर आपने एसीएल अप्लाई करना है, इन दैट केस भी आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक क्लोज सरफेस, एक क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप जो है एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द नेसेसरी कंडीशन कि जो जो हमारा पॉइंट है वहां से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। और वो क्लोज सरफेस कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री। सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसे आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए। उसी तरह से यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमारा कैसा होना चाहिए, जो एम्पीरियन लूप बनाएंगे यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए, जो एम्पीरियन लूप बनाएंगे हम यहाँ पर, एम्पीरियन लूप भी कैसा होना चाहिए, दैट ऑल्सो मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है। एम्पीरियन लूप भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री शो करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल भी बन सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द कि भाई हमारे पास किस तरह की सिमेट्री दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे आपको लाइन सिमेट्री दी हुई है बेसिकली, कि एक वायर है उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हमें इस सिमेट्री को फॉलो कराते हुए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस तरह का सरफेस बनेगा, दैट विल बी बेसिकली सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सिमेट्री, ठीक है। इस तरह का सरफेस बना लिया हमने, जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है हमारी वो क्या है, जितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, कहां से, इस वायर से, ठीक है। तो दिस इज सपोज पी। अच्छा, अब यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमें क्या, हमें किसको अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है एम्पियर्स लॉ को। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ होता है कि बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। मतलब जो लाइन इंटीग्रल है उसका जो क्लोज्ड इंटीग्रल है ओवर दिस लूप, दैट मस्ट बी व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज करंट। तो अब यहां पर आपने देखना है कि भाई ये जो बी और डीएल है इसके बीच का एंगल क्या है। अच्छा, ये एंगल बदलना नहीं चाहिए, हर पॉइंट पर फिक्स होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ रहा है। अगर वो एंगल डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो फिर जो है आप इस सिमेट्री को फॉलो नहीं करा सकते हो, ये लोग जो एम्पियर्स लॉ है इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जहां भी आप देखो उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, हमारा ये एंगल कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने लिया, राइट, ये हमने एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए एक पॉइंट कंसिडर किया। तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो ये लेंथ अगर आप देखोगे इस एम्पियर्स लॉ से, ये जो एम्पीरियंस लूप हमारा बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से करंट सर्कुलेट करेगा, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल, ठीक है।
डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर, तो ये अंदर की तरफ होगी। आपको पता है राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हो, पॉइंट की तरफ अपनी फिंगर्स को डायरेक्ट कर लो और थंब हमारा हो जाना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो नॉर्मल टू द पाम जो होगा वो क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, और डीएल क्या है आपका, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द लूप। जो पॉइंट है मेरा वहां पर लूप के अलोंग आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी क्या है, डीएल की है, ठीक है। वही डायरेक्शन क्या है हमारी, डीएल की है। तो यहां पर आप देखोगे क्या होगा कि भाई इस केस में आप देखोगे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसको यहाँ बोर्ड पे आपने ये समझा, ठीक है। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर है और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अभी आपने बोर्ड से जो देखा है यहाँ पर जो एंगल आ रहा था, क्या आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था बोर्ड की सिमेट्री से, ठीक है। बट यहाँ पर आप दोबारा से समझने की कोशिश करो, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट है मेरे पास, यहाँ इस लोकेशन पर एक पॉइंट है। इस लोकेशन पर मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जो मैं एम्पीरियन लूप बनाऊंगा ये वो इस तरह से बनेगा, सर्कुलर लूप दिस, ठीक है। तो यहां पर इस तरह सर्कुलर लूप बना लिया। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो जो हमारा करंट होगा वो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा टेंजेंट होगा वो टेंजेंट क्या होगा, दिस डायरेक्शन, टेंजेंट हमारा ऐसा होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पर आप पाम रूल से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की तरफ। तो आप देखो इस पॉइंट पर जब आपने लूप ऐसा बनाया तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जो डीएल है उसकी डायरेक्शन भी यही है, और जो हमारा करंट जा रहा था उसकी डायरेक्शन यही है, एंड साथ में आपने जो डायरेक्शन देखी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी अंदर की तरफ है। इट मींस डीएल और बी के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। डीएल और बी के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। लेकिन यहां पर कितना आया था, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो आपने जो यहां कंडीशन आप देख रहे हो बोर्ड पर, उसको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पर देखने पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ है। टेंजेंट तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, ऊपर की तरफ ऐसे टेंजेंट बनाओगे, लेकिन जब फील्ड देखा आपने मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ है, तो यहां पर कुछ ऐसा केस बन रहा था कि भाई टेंजेंट ऐसा हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज 90 डिग्री लाइक दिस। क्लियर? इसलिए आपको यहां ऐसा लग रहा था कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, बट एक्चुअल में ये एंगल 90 नहीं है। ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल है 0 डिग्री, बिकॉज जहां मेरा मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मेरा डीएल है, ठीक है। सो एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री। तो अब मैं इसी रूल को अप्लाई करूंगा, इस लॉ को अप्लाई करूंगा और फाइंड आउट करूंगा कि इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रहा है, राइट। चलिए तो यहां पर देखते हैं, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ आपने क्या पढ़ा कि भाई बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आई इनक्लोज्ड क्या है, आई इनक्लोज्ड है हमारा आई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। क्यों, क्योंकि एंगल जो बन रहा है यहां पर जो थीटा है किसके किसके बीच का, डीएल और बी के बीच का, वो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, और यहां से आप देखोगे cos 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट आई। और अब ये b तो कांस्टेंट है एवरीवेयर, b क्या है, कांस्टेंट है, तो b बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा आपके पास, dl क्लोज करना है ओवर द लूप, क्लोज करना है इसको, है ना, इंटीग्रेट करना है ओवर द लूप। कौन सा लूप, एम्पीरियल लूप के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है, एंड दिस बिकम्स म्यू नॉट आई, एंड फाइनली इट इज व्हाट, इट इज b। और ये dl जब आप इंटीग्रेट करोगे, इस लूप को पूरे इंटीग्रेट करोगे, तो ये dl क्या आ जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी लूप की।
और लेंथ की लूप कितनी होगी 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अगर आर उसकी रेडियस है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। इट मींस जो आपका बी आएगा वो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ये डीएल कितना हो जाएगा, ये डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, उसको मैंने अपॉन भेज दिया तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया। एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। यही सेम फॉर्मूला आप बायो सेवर्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट वहां पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग जनरली हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और यही आपके सिलेबस में भी है, बायो सेवर्ट लॉ से आपसे नहीं पूछता, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू ही आपसे पूछेगा कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा 1/r डिपेंडेंट है, ठीक है। इट मींस इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा, B वर्सेस R का, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा R के साथ साथ जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन बनाओगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो कुछ रिंग टाइप की फॉर्म होगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये वायर है हमारा, ये वायर है, और अगर आप इसकी वजह से देखोगे तो क्या होगा कि ये जो वायर है इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हर जगह देखोगे तो कैसा आएगा, एक सर्कुलर लूप बनेगा। तो सर्कल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स फॉर्म होंगे डिपेंडिंग ऑन द आर, उसका मैग्नीट्यूड होगा किसका, इस मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? सो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। अब हम लोग दूसरे एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट वन इज सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है उसको समझ लेते हैं, देन हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ। चलिए, अब सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सोलेनॉइड के बारे में। तो बेसिकली सोलेनॉइड कुछ नई चीज नहीं है। सोलेनॉइड एक छोटा सा एक अपरेटस है जिसका हम क्या करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा एपरेटस बोल सकते हो आप, विच इज यूज्ड टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करने के लिए भी इस सोलेनॉइड का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटाइज करने के लिए भी सोलेनॉइड का यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे बनाओगे इसको, तो इसका फॉर्मेशन, इसका जो स्ट्रक्चर है जनरली इस तरह से होता है कि हमारे पास एक इंसुलेटर, सिलिंड्रिकल शेप का कोई एक इंसुलेटर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग कुछ बाइंडिंग कर देते हैं कॉपर और एल्युमिनियम वायर की, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज सोलेनॉइड। सिलिंड्रिकल इंसुलेटर होगा, उसके ऊपर जैसे ये हमारे एक सिलिंड्रिकल इंसुलेटर है, अंदर से होलो हो सकता है ये, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या किया, कॉपर की बाइंडिंग कर दी, कॉपर वायर लेके और उसकी चारों तरफ इस तरह से बाइंडिंग कर दी, एंड दिस जो एक एपरेटस, एक सिस्टम तैयार हुआ है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर? अच्छा, अब जरूरी नहीं कि यहाँ इंसुलेटर हो, ये इंसुलेटर की नीड कंपलसरी नहीं है, ये ऐसा नीड नहीं है कि होना ही चाहिए। आप सिंपली क्या करो, कॉपर के वायर लेकर और उसको बाइंड कर लो, इस तरह से सर्कुलर लूप बना लो सारे, और जो कॉइल आप बनाओगे वो भी एक सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव करेगी। क्लियर? ऐसे बहुत सारे लूप्स बन जाएंगे उसमें, दिस 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 इस तरह के। तो वो जो कॉइल बन रही है आपकी, वो कॉइल भी क्या होगी, सर्कुलर लूप की जो कॉइल बनेगी, सर्कुलर कॉइल जो बनेगी आपकी, जिसके अंदर बहुत सारे लूप्स होंगे, दैट कॉइल इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। फाइन? तो ये तो होगी सोलेनॉइड की बात। अच्छा, अब इसका यूज अब मैंने आपको बता दिया कि दैट सोलेनॉइड इज यूज टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इट इज ऑल्सो यूज टू मैग्नेटाइज द मटीरियल्स, ठीक है, टू मैग्नेटाइज द मटीरियल्स। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, एक्सेलरेट करने के लिए यूज कर सकते हो पार्टिकल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और वो किस मशीन में यूज करते हैं, दैट मशीन इज कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, सिंक्रोट्रॉन। तो सिंक्रोट्रॉन में भी हम लोग क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो हो गई सोलेनॉइड की बात। अब क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो मैं एक सोलेनॉइड बना लेता हूं, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ बेसिकली कुछ टर्न्स होंगे। ठीक है, एंड सम करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। सो हमें क्या करना है भाई, हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपके पास एम्पीरियन लूप होना चाहिए। एम्पीरियन लूप होना चाहिए, एम्पीरियन लूप नहीं होगा तो आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्लोज लूप किस तरह से बनाएंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल टाइप का क्लोज लूप बनाएंगे बिकॉज इट फॉलोज द सिमेट्री। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये लॉन्ग सोलेनॉइड, ध्यान रखना दैट सोलेनॉइड इज टू लॉन्ग। ये कैसी सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड से मेरा क्या मतलब है, लॉन्ग सोलेनॉइड से मेरा मतलब है कि इसकी जो रेडियस है इट इज टू लेस एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड पतली है बट लेंथी है। तो ये मैंने एक लूप बना लिया। ठीक है, कैसा लूप बना लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म का लूप एक बना लिया जिसकी लेंथ है सपोज L। ठीक है, ये लेंथ L है और ये सपोज करो ब्रेड्थ है V, दिस इज B। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज I करंट फ्लो हो रहा है, इस I करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर, इस I करंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब मैंने ये लूप बना लिया यहां पर। अब आपको समझना है कि भाई जब इस लूप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ करंट इस तरह से इनक्लोज करेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इनक्लोज करेगा। तो अब हमें यहाँ पर 4 पोर्शंस मिल रहे हैं, इस लूप के 4 पोर्शंस अलग अलग मिल रहे हैं, उन चारों को सेपरेटली डील करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ सिमेट्री चारों फॉलो नहीं करेंगे, अलग अलग डील करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूं A, B, C एंड D। ठीक है, A, B, C, D। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस लूप के। तो अब हम देखते हैं कि भाई A से B कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ एक स्मॉल लाइन लेंथ ले लेंगे हम, उसकी वजह से देखेंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रल करेंगे। देन हम लोग B से C ले लेंगे, उसकी वजह से लाइन इंटीग्रल करेंगे। देन C से D एंड देन D से A इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एक तो AB पार्ट की वजह से। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, A से B अगर आप देखोगे तो मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, उसका लाइन इंटीग्रल करना है आपने, ये कहां से कहां है, A से B प्लस B से C देखना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है इस करंट I की वजह से, उसका इंटीग्रेट करना है B से C तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है आपने C से D तक, एंड प्लस इसको इंटीग्रेट करना है आपने D से A तक। ठीक है, D से A तक, दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनक्लोज्ड। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द I इनक्लोज्ड। तो अब यहां पर तो ये हम लोगों ने 4 पोर्शंस में डील किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A से B, BDL, देन B से C, दिस B से C, एंड देन C से D, दिस पोर्शन, एंड फाइनली D से A तक। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ
इनक्लोज करंट। अब देखो, अब यहां पर अगर हम देखें कि भाई ए से बी जब हम डील कर रहे हैं तो एंगल कितना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट, करंट एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है। तो आप देखोगे यहां पर कि भाई किस तरह से फील्ड लाइंस बनती हैं। फील्ड लाइंस हमारी अभी मैंने बताया था सर्कुलर लूप की वजह से इस तरह से बनेगी, ऐसी फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है, इस तरह से फील्ड पैटर्न बनेगा। जब ऐसा फील्ड पैटर्न बनेगा तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो फील्ड है हमारा और जो डीएल है, डीएल की डायरेक्शन क्या है, डीएल की डायरेक्शन तो यही है ना, करंट की डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन फील्ड की भी है। इट मींस इस केस में क्या है, एंगल जीरो है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे यहां पर तो क्या आएगा, ये क्लोज इंटीग्रल है तो लिमिट लगा रखी है मैंने। जब ए से बी इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हो जाएगा बी डीएल कॉस जीरो, ठीक है, बी डीएल कॉस जीरो। अच्छा, अब जब बी से सी की बात करोगे तो इसमें तो डीएल हमारा हो गया ऐसा ऊपर की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो डीएल हो गया हमारा इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो यहां एंगल हो गया 90 डिग्री। सो 90 हो जाएगा तो यहां cos 90 जीरो हो जाएगा। सो दिस टर्म बिकम जीरो, ठीक है, दिस टर्म बिकम जीरो। बी से सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सी से डी वाले टर्म में आप क्या देखोगे, एंगल तो हमारा 180 हो जाएगा या जीरो ही हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई जब ये लेंथी सोलेनॉइड की जब हम बात करते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और थिकनेस बहुत कम होती है, तो उसकी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। अगर आप एक लेंथी सोलेनॉइड की बात करते हो, बहुत माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो वी आर ट्रीटिंग लाइक आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो फॉर दिस पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, ठीक है। सो दैट पोर्शन बिकम्स जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये जीरो क्यों हो जाएगा, बिकॉज थीटा 90 डिग्री है। अच्छा, अब इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां भी क्या है, डी से ए हमारा करंट इस डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। इट मींस कि ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहां भी थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो ये अल्टीमेटली तीनों के तीनों टर्म आपके पास क्या हो गए, जीरो हो गए। तो क्या मिला आपके पास, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड मिला, ठीक है। अब यहां पर आप अगर समझने की कोशिश करो कि भाई मैंने बोला यहां पर जो करंट है वो क्या है, एक लूप में, एक जो लूप है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें देखने पड़ेगा कि यहां पर इस लेंथ के अंदर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, पहले मैं इंटीग्रेट ही कर लेता हूं यहां से ए से बी, तो ये बी डीएल बचा, ठीक है। ये क्या बचा मेरे पास, बी डीएल एंड विच इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। बी डीएल, बी तो बाहर आ जाएगा, ये बी बाहर आ जाएगा, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये एल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आई इनक्लोज कितना है, ये आई इनक्लोज कितना है। तो बेटा यहां पर ये आई इनक्लोज होगा, ये देखना पड़ेगा कि इस लेंथ में कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, क्योंकि ए से बी तक का ही तो है ना ये, तो ए से बी में कितना करंट इनक्लोज कर रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि पर यूनिट लेंथ इसमें n टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ इसमें कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू एल हो जाएंगे, और एक टर्न में करंट जा रहा है I, तो इतने n इंटू एल टर्न्स में करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आई इनक्लोज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दिस टोटल करंट। अब तो देखो करंट एक जो लेंथ है, यूनिट लेंथ है, उसमें n टर्न है, तो l लेंथ में कितने हो गए, n इंटू एल। यूनिट लेंथ में n टर्न थे तो l लेंथ में कितने हो गए, n इंटू एल, और एक टर्न में I करंट है तो इतने टर्न्स में कितना करंट हो जाएगा, n l इंटू आई। क्लियर, तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपके पास b जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड। अगर आपको टोटल करंट पता, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता हो, लेंथ पता हो, तो उसके टर्म में भी आप उसको निकाल सकते हो, बट दैट इज द फॉर्मूला इन विच n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये क्या क्या टर्म है, ठीक है, टर्म क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो n है मेरा, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और I क्या है, करंट इन वन टर्न और वन टर्न, current in one turn, that is I. Clear? So this is the magnetic field because of this solenoid. अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है ये, इनसाइड। जब आप एंड्स की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा फॉर्मूला, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो कि कितना होता है, ये कैलकुलेटिव है, ये इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, म्यू नॉट एन आई का हाफ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टॉरॉइड की, तो टॉरॉइड की वजह से भी यही सेम फॉर्मूला है, और क्या है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो पहले तो हमें यह समझना है कि टॉरॉइड है क्या, ठीक है। टॉरॉइड क्या है, बेसिकली इसको हम लोग टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं, टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। तो ये है क्या टॉरॉइड हमारा, टॉरॉइड बेसिकली एक सोलेनॉइड है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में, उसकी शेप सर्कुलर हो जाती है, सर्कल के फॉर्म में इस तरह की शेप बन जाएगी, इस तरह की शेप, ठीक है। अब इसमें टर्न्स लगे होंगे, मतलब जो हमारे पास ये सोलेनॉइड थी, ये जो सोलेनॉइड थी, इसी को अगर आप बेंड करके एक सर्कल बना दो, इसके दोनों एंड्स जोड़ दो इस तरह से, तो सर्कुलर लूप बन जाएगा। अब जो ये सोलेनॉइड थी, जो हमने उसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, दैट सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइड, ठीक है। तो शेप का डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। इसका भी यूज वही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। यहां भी कुछ टर्न्स होंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ टर्न्स लगे होंगे, उनमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो अब हमें देखना है कि भाई जब इनमें कुछ टर्न्स है हमारे इस सोलेनॉइड के अंदर और टॉरॉइड के अंदर, देन कितना हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है यहां भी, ठीक है। तो वो हमें देखना है यहां पर। तो कैसे पता चलेगा, अब देखिए यहां भी हमें वही सेम यूज करना है, किसको यूज करना है, एम्पियर सर्किट लॉ इस्तेमाल करना है। तो मान लिया कि भाई हमने यहां पर 3 पॉइंट कंसीडर किए, एवरेज रेडियस इसकी टॉरॉइड की हमने मान ली कुछ आर है, ठीक है, एवरेज रेडियस हमारे पास आर है, और हमने क्या किया, यहां पर 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, एक तो अंदर का दिस पॉइंट, एक यहाँ इस टॉरॉइड के इनसाइड सरफेसिस के अंदर वाला पॉइंट, और एक इसके आउटसाइड वाला पॉइंट। क्लियर? एक आउटसाइड, एक सरफेसिस के अंदर का पॉइंट, और एक इन दोनों के अंदर का पॉइंट, ठीक है। जैसे ये मार्कर है हमारा, तो एक तो हो जाएगा इसके सरफेस के अंदर, जो सरफेसिस के अंदर वो वाला पॉइंट होगा ये वाला, दिस पॉइंट, और एक बाहर और एक इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम इस पॉइंट की बात करें, अगर मान लो हमारे पास P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, तो जब P1 पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर हम एम्पियर्स लॉ बनाएंगे, एम्पियर सर्किटल लूप बनाएंगे, ठीक है, एम्पिरियन लूप ड्रॉ करेंगे ये। तो आप देखो इसके अंदर तो सब करंट आ ही नहीं रहा, बिकॉज करंट तो सब यहाँ है, आउटसाइड सरफेस पर है। तो इस लूप से इनक्लोज होने वाला करंट क्या है, 0 है। तो अगर मैं एट P1 पॉइंट की बात करूं तो I हमारा कितना है, 0 है। इट मींस यहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं P3 पॉइंट की बात करूं एट P3 पॉइंट, तो P3 पॉइंट पर आप क्या देखोगे कि जितना करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, उतना ही करंट बैक साइड से क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास ये लूप है, सपोज दिस टर्न है या ये वाला टर्न है, तो जितना करंट हमारा ये ऐसे आ रहा है इधर की तरफ, उतना ही करंट बैक ऐसे जाना होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट के लिए जो नेट करंट है वो क्या हो जाएगा, नेट आई इनक्लोज क्या हो जाएगा, अगेन 0 होगा। और अगर ये 0 होगा तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। एंड लास्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट बचा, लास्ट हमारे पास पॉइंट बचा P2। तो P2 पॉइंट पर हमें देखना है कि एट पॉइंट P2 कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या करोगे आप, एक एम्पिरियन लूप बनाओगे,
आर रेडियस का, ठीक है। इस आर रेडियस का आपने एक एम्पीरियन लूप बनाया, तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो B डॉट dl इंटीग्रेट करोगे ओवर द रिंग एंड दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड है, ठीक है, आई इनक्लोज्ड है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, B तो बाहर आ जाएगा हमारा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब dl को जब आप इंटीग्रेट करोगे ओवर द लूप, क्लोज इंटीग्रल करोगे, तो क्या मिलेगा, इस पूरे के पूरे एम्पीरियन लूप की लेंथ मिल जाएगी, सरकमफ्रेंस मिल जाएगी आपको, और ये क्या हो जाएगी 2 पाई r एंड दिस इज व्हाट म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड हो गया, और b क्या आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई r। क्लियर, आई इनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई r, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस आई इनक्लोज्ड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई अगर यहां पर यूनिट लेंथ n टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो टोटल टर्न्स में, टोटल लेंथ में कितने टर्न होंगे और उन टोटल टर्न्स में कितना आई इनक्लोज्ड होगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, B इज इक्वल्स टू, बिकॉज आई इनक्लोज्ड जो होगा हमारे पास, आई इनक्लोज्ड वो कितना होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई r, तो टोटल लेंथ में टर्न इतने हो गए और एक टर्न में कितना करंट है I, तो इतना हो गया करंट। अब इसको जब आप यहां रख दोगे तो देखो क्या मिलेगा, जब आई इनक्लोज्ड को यहां रख दोगे तो क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू 2 पाई r इंटू आई अपॉन 2 पाई r, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास B कितना आया, म्यू नॉट ni, और ये वही फॉर्मूला है जो आपने सोलेनॉइड के लिए निकाला था, ठीक है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपने सोलेनॉइड के लिए निकाला था। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंज आ रहा है। वहां पर एक सिलिंड्रिकल शेप थी और यहाँ पर एक सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस और एम्पियर्स लॉ के बारे में समझा। बाकी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।